हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की सीरीज़ कर रहे थे और उसमें आज हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसके पहले हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 देख चुके हैं, ठीक है। नाउ वी विल सी द इंडियन काउंसिल एक्ट। लगातार तीन साथ ही साथ इंडियन काउंसिल एक्ट आए, तो जिसमें से पहला है 1861 का, ठीक है। आइए देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो क्या हुआ, मैं आपको बता रही थी ये कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के दिमाग में ये आ चुका था कि अगर हमको यहाँ इंडिया में रूल करना है तो हमको किसी तरीके से इंडियंस को अपने साथ करना होगा, तभी हम यहाँ पे रूल कर पा रहे हैं। क्योंकि वो उस रिवोल्ट की वजह से, रिवोल्ट ऑफ 1857 की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है काफ़ी डरी हुई थी, ठीक है। तो इसीलिए वो चाह रहे थे कि अगर हम इंडियंस को यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे तो हमारे लिए यहाँ पे रूल करना विल बी ईजियर, ठीक है। सो इसी कड़ी में उन्होंने क्या किया, वो अपने जो लॉ मेकिंग में उन्होंने इंडियंस को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। देखिए, पहले तो ये होता था कि उन्होंने ब्रिटिशर्स ने रूल बनाया और बस इंडिया पे आके थोप दिए। तो इससे क्या हो रहा था, उनको पता चल रहा था कि भाई इंडियंस को इतने ज़्यादा रूल्स पसंद नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, एक ट्रिक ये लगाई कि अगर हम इंडियंस को भी रूल मेकिंग में अगर हम इन्वॉल्व कर लेते हैं तो शायद कुछ हद तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सो दे हैव स्टार्टेड टू इंक्लूड दी इंडियन मेंबर्स एज द मेंबर ऑफ देयर लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट एक्सटेंडेड काउंसिल में, ठीक है। और साथ ही साथ उनको ये ऑफिशियल मेंबर नहीं थे, उनके पास ज़्यादा पावर्स नहीं थी। ये जो इंडियंस आए उनको एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर ही रखा गया, ठीक है। मेजॉरिटी अभी भी किसके पास थी, मेजॉरिटी अभी भी ब्रिटिशर्स के पास ही थी। सो यू कैन सी कि इंडियंस वेयर अलाउड इन लॉ मेकिंग इन द एक्सपेंडेड काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हम पढ़ चुके हैं इसके पहले, उसी में उस काउंसिल को एक्सपेंड किया गया और इनको नॉन ऑफिशियल मेंबर के तरीके से रखा गया। नॉन ऑफिशियल मतलब कि इंडियंस, ठीक है। इफ विल टॉक अबाउट द ऑफिशियल मेंबर देन कौन होगा, ब्रिटिशर्स होंगे ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल से इंडियन। कौन इनको नॉमिनेट करेगा, वाइसरॉय ऑफ इंडिया इनको नॉमिनेट करेगा, ठीक है। ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया अपनी मर्जी के हिसाब से किन्हीं को भी इन नॉन ऑफिशियल मेंबर के तरीके से नॉमिनेट कर सकता है। तो सबसे पहली बार जो नॉन ऑफिशियल मेंबर बने इसमें तीन, वो थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, ठीक है। ये आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव सबसे पहले एक्सटेंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल हुए और इनको नॉमिनेट किसने किया, इनको नॉमिनेट किया वाइसरॉय ऑफ इंडिया ने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे स्टार्ट हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, अब इसके पहले हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जो रूल पढ़े थे, हम उसमें देख रहे थे कि किस तरीके से यहाँ सेंट्रलाइजेशन करने की बात चल रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब उनको ऐसा लगने लगा ब्रिटिश क्राउन को कि अगर यहाँ रूल करना है देन वी नीड टू डिसेंट्रलाइज। हमने देखा था कि कैसे 1773 से सेंट्रलाइजेशन होने का जो प्रोसेस था स्टार्ट हुआ था और 1833 आते आते क्या हुआ, पूरा का पूरा जो इंडिया में जो रूल है उनका सेंट्रलाइज हो गया, ठीक है। लेकिन ये ईयर आपको इस हिसाब से याद रखना है कि 1773 में दे हैव स्टार्टेड टू सेंट्रलाइज एंड 1833 मतलब पूरा का सारा चीज यहाँ पे क्या हुआ था, सेंट्रलाइज हो चुका था, ठीक है। अब जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो इस ईयर में 1861 में डिसेंट्रलाइजेशन क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है, पहले देखिए इन्होंने क्या किया था, बॉम्बे से, मद्रास से, सारी जगह से पावर लेके बंगाल को दे दिया था। बाद में उस बंगाल को भी हटा के ओवरऑल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था, जिसके एक मतलब वही बंदा एक सुप्रीम पावर थी, जिसके पूरे इंडिया की जिसके पास सुप्रीम पावर थी, है ना। सो अब इन्होंने वापस क्या किया, बॉम्बे और मद्रास को उनकी लेजिस्लेटिव पावर क्या कर दी, वापस कर दी। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि पावर फ्रॉम सेंट्रल टू लोकल जा रहा है। अब इसको आप रिलेट करिए अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अगर हमारे यहाँ भी देखें, कहाँ पे इंडिया में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि सेंट्रल के पास अपनी अलग पावर्स रहती हैं एंड स्टेट दे हैव देयर ओन सेपरेट पावर्स, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि सारी की सारी पावर सेंट्रल के पास ही है, नहीं, यहाँ पे स्टेट के पास भी पावर्स हैं, ठीक है। सो अब इसको आप रिलेट कर सकते हैं किस तरीके से जो अभी हमारा एग्जिस्टिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो चल रहा है वो कैसे कहाँ से आया। तो इधर से आ रहा है कि सारी पावर जो है अब क्या हो रही है, डिसेंट्रलाइज हो रही है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल के पास पावर नहीं है, इनफैक्ट जो अब छोटे छोटे राज्य हैं उनको भी क्या किया गया, पावर्स दी गई, ठीक है। नाउ इसी चेन में आगे ये है कि बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस और पंजाब
कि यहाँ भी लेजिस्लेटिव यूनिट स्टैब्लिश किए गए, ठीक है, और इनको भी लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई। यानी कि आप देख सकते हो किस तरीके से इंडिया में स्टेट लेवल पे कहा जाए कि लेजिस्लेटिव पावर क्या हो रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, ठीक है, जैसे कि अभी हमारे एट प्रेजेंट इंडिया में है ना। सो दिस वाज द थर्ड पॉइंट। नाउ लेट्स कम टू द अदर पॉइंट, वो है जो वॉइसरॉय था ना, उसके पास देखिए हमारे यहाँ रूल बनाने का सेंट्रल जो पावर है वो किसके पास था इस समय, वो था वॉइसरॉय के पास, ठीक है। वॉइसरॉय ऑफ इंडिया के पास जो है रूल बनाने का पावर था। उसके पास एक काउंसिल भी थी, है ना, वॉइसरॉय की एक काउंसिल भी होती है, तो एक काउंसिल और वो खुद साथ में मिलकर रूल बना सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि वॉइसरॉय कुछ रूल अपने से ही बनाना चाहता है तो वो ऑर्डिनेंस पास करके भी एक रूल बना सकता था जिसकी वैलिडिटी हो सकती है 6 मंथ की। यानी कि अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास प्रेसिडेंट जो हमारे हैं, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, जब पार्लियामेंट उस समय नहीं चल रही होती है, या सॉरी पार्लियामेंट तो नहीं कहना चाहिए, जब दोनों हाउस उस समय नहीं है, मान लीजिए लाइक उनका सिटिंग अभी नहीं चल रहा है हाउस का, तब कभी कुछ इमरजेंसी में अगर रूल बनाना पड़ा तो कौन बनाता है, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट बनाते हैं, एंड फॉर 6 मंथ उसकी वैलिडिटी रहती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे वॉइसरॉय बिना अपने काउंसिल की सहमति के भी रूल्स बना सकता था, और उस रूल को उनके ऑर्डिनेंस कहते हैं, एंड इट वाज वैलिड फॉर अप टू 6 मंथ, ठीक है। सो नाउ यू कैन वेरी मच रिलेट विद द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। सो नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, कब, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में। ये आया कब है, 1861 में, लेकिन उसके पहले ही लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था, बट इसको रिकॉग्निशन मिली कब, इन द एक्ट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1861 में इस पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्निशन मिली। अब ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था, देखिए जो यहाँ पे वॉइसरॉय काउंसिल के जो मेंबर्स थे ना, जैसे कि हमारे यहाँ कैबिनेट मेंबर्स होते हैं, उनको आप एक डिपार्टमेंट अलॉट कर देते हैं, ठीक है, एक वाटर मिनिस्ट्री हो गई, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल अफेयर हो गया, या फिर डिफेंस हो गया, इस तरीके से एक एक मिनिस्टर के पास उनका एक सेपरेट डिपार्टमेंट रहता है जिसको वो हैंडल करते हैं, यही क्या है, पोर्टफोलियो है। तो वैसा ही क्या हुआ, जो लॉर्ड कैनिंग ने, उन्होंने 1859 में ये स्टार्ट किया था पोर्टफोलियो सिस्टम, और जो वाइसरॉय कमेटी के जो मेंबर्स थे वो अब एक एक डिपार्टमेंट देखने लगे। यानी कि पोर्टफोलियो सिस्टम वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, सो इट वाज स्टार्टेड इन 1859, बट इसको जो रिकॉग्निशन मिली वो कब मिली, वो मिली 1861 में, जब ये एक्ट आया तब। सो दिस वाज अबाउट द एक्ट ऑफ 1861। आई होप इसमें सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। नाउ विल सी दी next act. The next act that we have is Indian Council Act 1892. ठीक है, मैंने कहा था आपसे 3 एक्ट आएंगे इंडियन काउंसिल एक्ट में। सो प्रीवियस वन वी हैव डिस्कस्ड, नाउ दिस इज 1892। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हम देख लेते हैं, और आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, रिलेट करिएगा कि किस तरीके से जो हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ से क्या हो रहा है, बन रहा है, ठीक है। सो व्हाट दे डिड, मैंने पहले ही बताया, उनका इंटेंशन था कि वो अब क्या करना चाहते थे, इंडियंस को वो इन्वॉल्व करना चाहते थे, यहाँ पे ब्रिटिशर्स अपने साथ इन्वॉल्व करना चाहते थे, सो दैट क्या हो सके, यहाँ पे वो इजिली रूल कर सके। तो उसी के ही साथ उन्होंने क्या किया, दे हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। उन्होंने क्या किया, अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स को इंक्लूड किया, इंक्रीज किया, बोथ सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे, यानी कि सेंट्रल लेवल पे, और आप कह सकते हैं कि जितने भी स्टेट्स लेवल पे आप कह लीजिए, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो उन्होंने दोनों जगह जो है इंडियंस को इन्वॉल्व करना शुरू किया, बट कैसे, एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर ओनली, स्टिल द इंडियंस वेयर नॉन ऑफिशियल मेंबर, एंड अगेन द मेजोरिटी वाज विद द ब्रिटिशर्स। यहाँ पे भी मेजोरिटी किसके पास थी, ब्रिटिशर्स के पास थी, बट हाँ समहाउ वो इंडियंस को इंक्लूड कर रहे थे, ओके। सो द सेकेंड पॉइंट इज they have increased the function of legislative council, ठीक है, उन्होंने फंक्शन को भी बढ़ा दिया, साथ ही साथ उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शन को बढ़ाया, साथ ही साथ उनको कुछ पावर्स भी दिए। कैसे पावर्स, टू डिस्कस द बजट, और साथ ही साथ टू आस्क क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो काउंसिल के मेंबर हैं दे कैन डिस्कस द बजट ऑल्सो, और वो एग्जीक्यूटिव से अपने क्वेश्चंस भी, जो भी उनके दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं, दे कैन आस्क द क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव ऑल्सो, ठीक है। तो इस तरीके की पावर उनको दी गई, किसको, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच रिलेटेड टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये है नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर, ठीक है।
अब क्या हो रहा है, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर को अभी तक कौन नॉमिनेट कर रहा था, उसको वायसरॉय नॉमिनेट कर रहा था, हमने पिछले उसमें देखा है, पिछले एक्ट में देखा है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव में अलग नॉमिनेशन हो रहा था और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में अलग नॉमिनेशन हो रहा था, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी, जो सेंट्रल लेजिस्लेशन में जो नॉमिनेशन हो रहा था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कह लो या असेंबली के लिए कह लो, तो जो इसके लिए नॉमिनेशन हो रहा था वो कौन कर रहा था, वायसरॉय ऑफ इंडिया कर रहा था। लेकिन वो अपने आप ही नहीं कर ले रहा था, वो किसी की रिकमेंडेशन पे, किसी की सिफारिश पे कर रहा था। और वो किसकी सिफारिश थी, वो थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव की सिफारिश पे। जितने भी जो प्रोविंशियल, हमने पिछले क्लास में देखा है ना, पिछले एक्ट में देखा था कि किस तरीके से अलग अलग स्टेट्स को वो पावर दे रहा है, किस तरीके से उनको लेजिस्लेटिव बना रहा है, ठीक है। तो वो उन लेजिस्लेटिव की सिफारिश पे, रिकमेंडेशन पे, और साथ ही साथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिकमेंडेशन पे क्या कर रहा था, यहाँ के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स क्या कर रहा था, नॉमिनेट कर रहा था नॉन ऑफिशियल मेंबर फॉर द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और उसी तरीके से जो प्रोविंशियल या स्टेट लेवल, अपने यहाँ से अगर कंपेयर करके कह लें, तो स्टेट लेवल या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के को कौन नॉमिनेट करेगा, वहाँ के लिए जो नॉन ऑफिशियल मेंबर है उनको नॉमिनेट कौन करेगा, वो करेगा गवर्नर। सेंट्रल में वायसरॉय ऑफ इंडिया, स्टेट या प्रोविंशियल में गवर्नर। लेकिन अगेन वो डायरेक्टली नॉमिनेट नहीं कर देगा, ही विल टेक रिकमेंडेशन फ्रॉम फ्यू ऑफ द बॉडीज। एंड व्हाट आर दोज बॉडीज, like it will take recommendation from district board, from municipalities, from university, from trade association and so on, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं कि ये दोनों लोग, वायसरॉय और गवर्नर जो हैं, वो नॉमिनेशन कर रहे हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर का इन देयर रेस्पेक्टिव व्हाट टू से लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। सो एक वर्ड यहाँ पे आ सकता है कि हम देख सकते हैं, इसको हम एक कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे एक इनडायरेक्ट इलेक्शन सा हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से जो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो इनडायरेक्ट इलेक्शन था वो कहाँ से स्टार्ट हो गया था, 1892। बट रिमेंबर द वर्ड इलेक्शन वॉज नेवर 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 रिटन इन दिस पर्टिकुलर एक्ट, ठीक है। यहाँ पे वो वर्ड इलेक्शन का यूज नहीं हुआ है, बट इट सीम्स कि यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हुआ है, बट द वर्ड इलेक्शन वॉज नॉट रिटन एनीवेयर, ठीक है। वो इलेक्शन वर्ड यूज नहीं किया गया कहीं पे, ठीक है। सो इट वॉज अबाउट द एक्ट ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अगला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।